हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा अकेडमी में। आज के इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर टॉपिक में हम बात करेंगे भारत और उत्तर कोरिया के बीच एक नई कूटनीतिक शुरुआत की। 4 साल बाद भारत ने उत्तर कोरिया में नए राजदूत की नियुक्ति की है। यह सिर्फ एक पोस्टिंग नहीं है, यह सिर्फ नए राजदूत की नियुक्ति नहीं है, बल्कि भारत की बदलती विदेश नीति और रणनीतिक संतुलन का संकेत भी है। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से समझते हैं परीक्षा के नजरिए से। भारत ने 4 वर्षों के अंतराल के बाद उत्तर कोरिया में अपने राजनयिक प्रतिनिधित्व को फिर से सक्रिय किया है। यह कदम भारत की पूर्वी एशिया नीति, मानवीय सहायता और रणनीतिक संतुलन को दर्शाता है। अब हम जानते हैं कौन है उत्तर कोरिया में भारत की नई राजदूत। भारत ने एलियावती लोंग कुमर को उत्तर कोरिया में नया राजदूत नियुक्त किया है। वह भारतीय विदेश सेवा 2008 बैच की अधिकारी रही हैं। वर्तमान में पराग्वे में कार्यवाहक प्रमुख हैं और अब उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में राजदूत नियुक्त की गई हैं। उत्तर कोरिया, जिसकी राजधानी प्योंगयांग है, कहां पर स्थित है? पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। वह पहली नागा राजनयिकों में से एक हैं। उत्तर कोरिया में 2021 के बाद यह पहली पूर्णकालिक राजदूत की नियुक्ति भी है। अब हम यह जानते हैं कि एम्बेसी बंद क्यों हुई थी। साल 2021 में भारत ने कोविड-19 महामारी के कारण प्योंगयांग स्थित भारतीय एम्बेसी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। दिसंबर 2024 में इसे फिर से खोला गया, जिससे संकेत मिलता है कि भारत अब पूर्वी एशिया में अपने संपर्कों को फिर से मजबूत कर रहा है। पृष्ठभूमि क्या रही है? इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। इससे पहले के राजदूत अतुल मल्हारी गोट सुरवे थे, जो कि वर्ष 2021 में एम्बेसी बंद होने से पहले अंतिम राजदूत थे। एम्बेसी बंद होने से पहले अतुल गोट सुरवे उत्तर कोरिया में भारत के अंतिम राजदूत थे। भारत ने 2017 में संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों का पालन करते हुए उत्तर कोरिया से व्यापार रोक दिया था, लेकिन राजनयिक संबंध नहीं तोड़े गए थे। भारत हमेशा उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के मिसाइल सहयोग को लेकर सतर्क रहा है और यह सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा है। भारत ने उत्तर कोरिया को समय समय पर मानवीय सहायता दी है, जैसे खाद्य सामग्री और दवाइयाँ। भारत ने उत्तर कोरियाई वैज्ञानिकों और राजनयिकों को प्रशिक्षण भी दिया है। वर्ष 2018 में जनरल वीके सिंह ने उत्तर कोरिया का दौरा किया था। यह सब इंगित करता है कि भारत कूटनीतिक और मानवता के बीच संतुलन बना रहा है। इसका रणनीतिक महत्व क्या है? यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को दर्शाता है। पूर्वी एशिया में भारत की राजनयिक उपस्थिति को मजबूत करता है और गैर प्रसार और मानवीय हितों के बीच संतुलन बनाता है। उत्तर कोरिया में भारतीय राजदूत की नियुक्ति और एम्बेसी का फिर से संचालन भारत की रणनीतिक दूरदृष्टि, मानवीय सहायता नीति और पूर्वी एशिया में कूटनीतिक फिर पुनर्संपर्क को दर्शाता है। यह कदम भारत की वैश्विक भूमिका को और सशक्त करता है। अब हम इस टॉपिक पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने उत्तर कोरिया में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? अतुल गोटसुर्वे, जो कि पहले राजदूत थे, इससे पहले थे सुषमा स्वराज, एलियावती लोंग कुमार या फिर रीनत संधू। इसका आंसर है सी।
एलियावती लोंग कुमार 2008 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं जिन्हें भारत ने 2025 में उत्तर कोरिया में नया राजदूत नियुक्त किया। इससे पहले वे पराग्वे में कार्यवाहक प्रमुख थी। नॉर्थ कोरिया एक पूर्वी एशिया का देश है। इसकी राजधानी प्योंगयांग है और इसकी करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। सेकंड क्वेश्चन है, भारत ने उत्तर कोरिया में स्थित अपने दूतावास को दोबारा कब खोला? जुलाई 2021, दिसंबर 2024, जनवरी 2025 या फिर अगस्त 2023? इसका आंसर है बी, दिसंबर 2024। भारत ने कोविड-19 के कारण 2021 में उत्तर कोरिया में स्थित अपना दूतावास बंद किया था, जिससे दिसंबर 2024 में पुनः खोला गया। क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित में से कौन उत्तर कोरिया में भारत के अंतिम राजदूत थे जब 2021 में एम्बेसी बंद हुई थी? ऑप्शन वन, हर्षवर्धन श्रृंगला, अतुल गुटसर्वे, गौतम बम्बावले या फिर थर्ड, तरणजीत संधू? इसका आंसर है बी, अतुल गोटसुर्वे। 2021 में उत्तर कोरिया में भारत के अंतिम राजदूत अतुल गोटसुर्वे थे। उसके बाद कोविड-19 के कारण एम्बेसी बंद कर दी गई थी, यूएन सैंक्शंस के कारण, जो कि नॉर्थ कोरिया पर न्यूक्लियर टेस्ट के कारण लगाया गया था। हमने जाना कि भारत ने 4 साल बाद उत्तर कोरिया में नया राजदूत नियुक्त किया है, जिससे उत्तर कोरिया में भारत ने अपने राजनयिक प्रतिनिधित्व को फिर से सक्रिय किया है। किसे नियुक्त किया गया है? एलियावती लोंग कुमार को, जो कि 2008 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे पराग्वे में कार्यवाहक प्रमुख थी। उत्तर कोरिया, जो कि पूर्वी एशिया का देश है, इसकी राजधानी प्योंगयांग है और मुद्रा वॉन है। यह थे इस टॉपिक से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो बन सकते थे इससे। अब हम जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स में सार्क के बारे में। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यह एक क्षेत्रीय और अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है और इसके सदस्य देश कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। प्रेक्षक देश यानी ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? चीन, अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ, ईरान और ऑस्ट्रेलिया आदि। महासचिव कौन है इसके? 2024 से मोहम्मद गुलाम सरवर हैं बांग्लादेश के। वर्तमान में मोहम्मद गुलाम सरवर बांग्लादेश के हैं। कुछ पहले के इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित करंट अफेयर्स को देख लेते हैं क्विक रिवीजन के तौर पर। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जर्मनी दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा ऋणदाता देश बन चुका है। जर्मनी, जो कि यूरोप में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी बर्लिन है। किसको पीछे छोड़कर यह सबसे बड़ा ऋणदाता देश बना है? जापान को पीछे छोड़कर। इससे पहले हमने पढ़ा था कि बांग्लादेश के नए बैंक नोट से शेख मुजीब, जो कि वहां के राष्ट्रपति और बांग्लादेश के संस्थापक रह चुके हैं, उनकी तस्वीर हटा दी गई है।
बांग्लादेश बैंक यानी वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसने नए नोट जारी किए हैं और उससे शेख मुजीब की तस्वीर हटा दी गई है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 1000, 50 और 20 टके के नोट जारी किए गए थे। इसमें किसी भी व्यक्ति का चित्र नहीं है। इसमें प्राकृतिक दृश्य, पुरातात्विक स्थल और हिंदू तथा बौद्ध मंदिरों को दर्शाया गया है। वहाँ की इससे पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना थी जी, जो कि आवामी लीग की प्रमुख थी। इन्हें अगस्त 2024 में बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद हटा दिया गया और वर्तमान में भारत में निर्वासन में है। बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी फोटो हटाई गई है, बंग बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे और बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। शेख हसीना, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की ही पुत्री हैं और 2009 से 2024 तक प्रधानमंत्री रही हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया गया है। इनका कार्यकाल 2026 से 27 तक रहेगा, 2 साल के लिए। कब किया गया चुनाव? 3 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 5 देश चयनित किए गए हैं। कौन कौन से हैं वो देश? अफ्रीका में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अफ्रीका में ही लाइबेरिया, एशिया प्रशांत का बहरीन, पूर्वी यूरोप का लातविया पहली बार चुना गया है और लैटिन अमेरिका का कोलंबिया। लातविया, जो कि पहली बार यूएनएससी का हिस्सा बना है, इसकी राजधानी रीगा है। कहाँ पर स्थित है? पूर्वी यूरोप में स्थित है। कोलंबिया 7वीं बार सदस्य बना है, इसका राजधानी बोगोटा है, इसकी महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। बहरीन खाड़ी क्षेत्रों का एक छोटा लेकिन सामरिक महत्व वाला देश है, इसकी राजधानी मनामा है। किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया के मध्य पूर्व में स्थित है। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीकी देश है, अफ्रीका का खनिज समृद्ध और संघर्ष प्रभावित देश है, इसकी राजधानी किंशासा है और महाद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। लाइबेरिया पश्चिमी अफ्रीकी देश है, शांति मिशनों का इसे अनुभव है, इसकी राजधानी मोनोरोविया है। इससे पहले हमने एक और टॉपिक पढ़ा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 जून 2025 से 12 देशों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लागू किया था। पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए गए देशों के नाम क्या हैं? अफ्रीका में चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, सोमालिया, सूडान और लीबिया। एशिया में अफगानिस्तान, म्यांमार, ईरान और यमन। कैरिबियन देश कौन है? हैती। आंशिक प्रतिबंध वाले 7 देश कौन है? क्यूबा, लाओस, टोगो, सियरा लियोन, बुरुंडी, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला। कारण क्या बताया गया इसका? आतंकवाद और सार्वजनिक सुरक्षा का खतरा, वीजा नियमों का उल्लंघन, अपर्याप्त जांच व्यवस्था और नागरिकों को वापस लेने में असहमति। जवाबी कार्रवाई इसके खिलाफ की चाड ने अमेरिकी नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध में 3 आईसीसी न्यायाधीशों पर प्रतिबंध लगाया गया, 4 महिला न्यायाधीशों पर प्रतिबंध लगाया गया। उनका अमेरिका में प्रवेश वर्जित किया गया और अमेरिका में स्थित संपत्तियां जब्त की गई। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है? युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार की जांच करना। भारत और अमेरिका आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य नहीं हैं। और हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि लुइस मॉन्टेनेग्रो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं 2025 में फिर से। 30 मई 2025 को इनकी फिर से नियुक्ति हुई थी, लेकिन यह सरकार इनकी अल्पमत की सरकार है। प्रधानमंत्री यहाँ पर मॉन्टेनीग्रो बने हैं, लेकिन अल्पमत की सरकार बनी है। राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, मुद्रा यूरो है, यहाँ की भाषा पुर्तगाली है। सरकार की प्रणाली किस प्रकार है? यहाँ पर अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली है। और हमने पढ़ा था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। यह भारत का एक संयुक्त सैन्य हवाई हमला था जो कि 6 से 7 मई 2025 की रात को किया गया था। इसका उद्देश्य था 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेना, जिसमें 26 पर्यटकों की हत्या हुई थी। ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना शामिल रहे। इसकी निगरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं की।
इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने वैश्विक कूटनीतिक अभियान भी प्रारंभ किया, जिसके माध्यम से 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल अलग-अलग देशों में भेजे। 7 समूह में विश्व के 32 देशों का दौरा करने के लिए यह प्रतिनिधि मंडल भेजे गए थे। इसका उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देना, पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने की भूमिका उजागर करना, विश्व समुदाय को भारत के रुख और कार्रवाई से अवगत कराना। हमने ये भी जाना था ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ कोलंबिया विवाद के बारे में। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर 6 से 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर किया था, जिसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए थे। लेकिन कोलंबिया ने पहले पाकिस्तान में मारे गए लोगों पर संवेदना जताई थी, लेकिन भारत ने डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाकर अपना बयान वापस लेने के लिए कोलंबिया को मजबूर किया था। एक टॉपिक और हमने पढ़ा था कि अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य बना है। अल्जीरिया 19 मई 2025 को ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता के लिए इसने आवेदन दिया था और इंडोनेशिया ने मार्च 2025 में सदस्यता की घोषणा की थी, लेकिन इंडोनेशिया अभी तक आधिकारिक रूप से प्रवेश नहीं कर पाया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जाना था हमने कि 2015 में ब्रिक्स सदस्य देशों, जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अमेरिका द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए लोन देना। और इसकी कार्यप्रणाली कैसी है? विश्व बैंक के मॉडल पर आधारित है। इसके अध्यक्ष कौन है? ब्राजील की डिल्मा रूसेफ। वर्तमान में इसके 9 सदस्य देश हैं। संस्थापक कौन थे? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अन्य सदस्यों में बांग्लादेश 2021 में शामिल हुआ, यूएई 2021 में, मिस्र 2023 में, अल्जीरिया 2025 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई, चीन में। ब्रिक्स के बारे में भी हमने जाना था कि इसकी स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। इसमें 11 देश सदस्य के रूप में शामिल हैं। इनमें कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान। वर्तमान अध्यक्ष ब्राजील है। अल्जीरिया, जो कि उत्तर अफ्रीका में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी अल्जीयर्स है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। इसको स्वतंत्रता 5 जुलाई 1962 को फ्रांस से मिली थी। इसकी आधिकारिक भाषा अरबी है। मुद्रा अल्जीरियाई दिनार है। इसकी अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर आधारित है और विश्व बैंक द्वारा उच्च मध्यम आय वाले देशों के रूप में वर्गीकृत है। इसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? अर्धराष्ट्रपति प्रणाली। उच्च मध्यम आय वाले देश के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक के अनुसार उच्च मध्यम आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 4096 से 12,535 अमेरिकी डॉलर के बीच होती है। आय वर्गीकरण के हिसाब से विश्व बैंक के अनुसार आय वर्गीकरण के हिसाब से कम आय वाले देश कौन है? जिनकी 1045 अमेरिकी डॉलर या उससे कम की आय होती है। निम्न मध्यम आय वाले देश 1046 से 4095 डॉलर और उच्च मध्यम आय वाले देश होते हैं 4096 से 12,535 अमेरिकी डॉलर के बीच जिनकी आय होती है। और उच्च आय वाले देश होते हैं 12,536 या उससे अधिक अमेरिकी डॉलर की इनकम वाले देश उच्च आय वाले देश माने जाते हैं। भारत वर्तमान में निम्न मध्यम आय वर्ग में आता है, लेकिन 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने का लक्ष्य रखता है। एक और टॉपिक हमने पढ़ा था कि सूडान ने 2023 के गृह युद्ध के बाद कामिल इदरीस को पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 19 मई 2025 को सेना प्रमुख जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान ने इनकी नियुक्ति की। अप्रैल 2023 के गृह युद्ध के बाद यह पहली बार प्रधानमंत्री पद भरा गया है। गृह युद्ध की शुरुआत अप्रैल 2023 में सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच हुई थी। इसका मूल कारण क्या है? सुरक्षा बलों और राजनीतिक नेतृत्व पर नियंत्रण का संघर्ष ही इसका मूल कारण है। मार्च 2025 में खार्तूम की पुनः प्राप्ति जो सेना की बड़ी सैन्य सफलता थी।
इससे पहले हमने सूडान मानवीय संकट के बारे में भी पढ़ा था। सूडान, जिसकी राजधानी खार्तूम है, पूर्वोत्तर अफ्रीका का एक देश है। यहाँ से मुख्य नदी कौन कौन सी बहती है? नील नदी। इसके दो शाखाएं हैं, नील नदी और व्हाइट नील नदी। सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं इसके? मिस्र, लीबिया, चाड, दक्षिणी सूडान, इथियोपिया, इरिट्रिया। टोटल 7 देश हैं। यहाँ की राजभाषा अरबी और अंग्रेजी है। इस्लाम धर्म मुख्य धर्म है यहाँ का, और मुद्रा सूडानी पाउंड है। इसके बारे में हमने डिटेल में हम जान चुके हैं। एक और टॉपिक हमने पढ़ा था कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। लिस्बन के मेयर द्वारा उन्हें यह सम्मान दिया गया। यह लिस्बन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह थे कुछ अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी जिनका हमने रिवीजन किया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।